यूपी का रण पहला चरण, यह है आज का मामला। दरअसल यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहले चरण के मतदान आज के दिन की हम बात करें तो चल रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि पहले चरण के इस मतदान में 58 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य पेटी में बंद हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बंद हो जाएंगे। तो इस पूरे चुनाव की हम बात करें तो सबसे खास बात ये निकल कर आती है कि जो ये इलाका है जिनमें 58 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें कुछ वीआईपी सीटें भी हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं 58 सीटों में। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के भी नाती जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा संगीत सोम की हम बात करें, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अवतार सिंह भडाना जो आरएलडी के उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा हमने जिक्र किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह, ये अतरौली जो उनकी पुश्तैनी सीट है वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सबसे विवादित चर्चित कह सकते हैं कैराना की जो सीट है वहां से बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ये कुछ सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहे हैं। कुल मिलाकर पहले चरण के मतदान में 58 सीटों पर वोट डल रहे हैं। दोपहर में 1 बजे तक लगभग 31% से ऊपर मत पड़ चुके थे। अगर हम बात करें गौतम नगर, जिसे नोएडा के नाम से जाना जाता है, वहां से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र की हम बात करें तो संदीप सिंह जो अतरौली विधानसभा से लड़ रहे हैं, कल्याण सिंह के नाती, वो सबसे भाजपा के मजबूत कैंडिडेट हैं। कह सकते हैं कि कल्याण सिंह की जो पुश्तैनी सीट है वो उनके खाते में आई है और वो वहां से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। इसी तरह आगरा ग्रामीण में बेबी रानी मौर्य ये चुनाव लड़ रही हैं। संदीप सिंह का हमने जिक्र किया अतरौली से। अवतार सिंह भडाना जेवर सीट से लड़ रहे हैं। पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की, ये भी नोएडा गौतम बुद्ध नगर से इलेक्शन लड़ रही है। संगीत सोम सरदाना से, सुरेश राणा थाना भवन से, मृगांका सिंह कैराना से और हस्तिनापुर से योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी के बाहुबली में शुमार होते हैं ये। और कैराना से ही समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन, ये भी बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। तो कुल मिला के हमारे साथ चर्चा करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है यश भारती। यश भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव जो है ये बताएंगे कि वोटर में कितना उत्साह है, कितना मतदान है। ये सब चीजें जाहिर करेंगी कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा ये मतदाताओं को कितना मतदान केंद्र तक लाने में सफल हो पाए हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर स्काइप पर जुड़ गए हैं सौरभ मालवी जी। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है लगभग 4 बजने वाले हैं, 3:30 बज चुका है। क्या लगता है आपको कि वोटर का ट्रेंड या वोट किस तरफ जा रहे हैं, जो मतदान हो रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके पश्चिम से जो ट्रेंड बनता है वही उत्तर प्रदेश पश्चिम के ऊपर का हिस्सा, यानी पश्चिम, फिर मध्य पश्चिम और फिर मध्य उत्तर प्रदेश, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम का मिजाज तय करता है उत्तर प्रदेश के रुख को। इसलिए मैं एक लाइन में कहूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए। 2012 में उत्तर प्रदेश में पश्चिम से सर्वाधिक वोट लेके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए थे। 2017 में पश्चिम से सर्वाधिक वोट सीट लेके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए। अब 2022 में हम हैं, तो 22 में कुल मिला के उत्तर प्रदेश के पश्चिम का हिस्सा किसको चाहता है, उसमें एक महत्वपूर्ण बातें हैं। जब 2012 और 2017 की बात हम करते हैं तो उस समय मायावती का भी बड़ा गढ़ था और कांग्रेस की भी जमीन थी वहां।
जी। आज ये दोनों आरएलडी एक अलग सेपरेट गढ़ आरएलडी का है, वह सपा के साथ मोर्चा में है। जी। तो मुझे लगता है कि सपा का आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के लिए एक वहां चुनौती है। एक बात। दूसरी बात, बीएसपी का कमजोर होना और कांग्रेस का कमजोर होना, और फिर 3 बजे तक इस समय एवरेज जो जा रहा है, यानी कई विधानसभा में, कई जनपद में, कुल 11 जनपद के 58 सीटों पर इस समय देखें तो वोट प्रतिशत बहुत तेज गति में बढ़ रहा है। ये कुल मिला के मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा पश्चिम का ये पहला चरण। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा कि शुरुआत में कि ये जो चीज है कुल मिलाकर, कल पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खाते में बहुत ज्यादा थी। अब यहां बड़ा कड़ा मुकाबला है आरएलडी और सपा के गठबंधन के साथ भाजपा का। बसपा और कांग्रेस थोड़ा सा नीचे के पायदान पर है। सवाल यह कि अगर यहां बीजेपी को घाटा होता है तो फिर सरकार बनाने की स्थिति में बाकी जो 6 चरणों के चुनाव हैं वो किस तरफ लेके जाते हुए दिखते हैं आपको? ये बहुत अहम सवाल है, पर मेरा ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी सदैव हमेशा बनी रहती है। किसी भी सरकार में एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बनी रहती है। बहुत राघवेंद्र जी, इसमें एक बात समझने लायक है कि बीजेपी ने बहुत अच्छी रणनीति के साथ, कह सकते हैं उनके चुनावी रणनीति के साथ, कि बड़ी संजीदगी से लड़ते हुए उन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम के हिस्से में सबसे ज्यादा टिकट में परिवर्तन किया है। पश्चिम के मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कई मंत्रियों के लिए बड़ा खतरे की घंटी नजर आ रही है। तो यदि गड़बड़ाता है मामला तो मुझे लग रहा है कि आरएलडी और सपा दोनों की स्थिति थोड़ी वहां मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल, वनस्पति एंटी इनकम्बेंसी पर बीजेपी के। तो अगले चरण में चीजें किस रूप में जाती हैं, इसका आकलन अभी मुझे लगता है यहां कहना उतना वाजिब नहीं है। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो चुनाव के पहले किसान आंदोलन हुआ था, क्या, मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे सवाल पूछकर छोड़कर जा रहा हूं, क्या यह किसान आंदोलन का भी असर इस चुनाव में दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी जिस ताकत से पूरे उत्तर प्रदेश में आई थी, इस आज के चुनाव की बात करें 58 सीटों पर, वो कमजोर है कि मजबूत, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से हमारे वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर, नमस्कार। पूरे चुनाव में, जैसा सौरभ जी भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी होगी, लेकिन हांडी का चावल तो हम समझ ही सकते हैं कि इस पूरे 7 चरणों के मतदान में आज का जो चुनाव मतदान है वो एक तरह से किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि का क्षेत्र भी है। तो जाहिर है कि उस आंदोलन ने भाजपा को फायदा तो नहीं पहुंचाया होगा, नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार भी मुझे लगता है कि टारगेट पर आएगी, क्योंकि जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार, एंटी इनकम्बेंसी और किसान आंदोलन, इन तीनों को देखकर देख रहे होंगे। आपको लगता है कि इस चुनाव में भाजपा की जो रणनीति है वो क्या अखिलेश यादव, कांग्रेस, आरएलडी इन पर भारी पड़ रही है या इनके साथ कड़े मुकाबले में है? राघवेंद्र जी। देखिए राघवेंद्र जी, 2 बातें हैं। पश्चिमी यूपी जो 58 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 11 जिलों में, खास करके जाटलैंड की बात करें या दिल्ली से सटे जो जिले हैं, जिसपे किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा था। किसान आंदोलन वापसी के बाद जो कानून है जब वापस हुए हैं तो उसके बाद से वो आंदोलन थमा है। और वहाँ वेस्ट यूपी में, चूंकि 1 हफ्ते मैं था वेस्ट यूपी दौरे पे, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो एक कानून व्यवस्था है, कानून का राज है, वो बहुत अंदर तक कहिए कि जनता में, मतदाताओं में वो एक अपील कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सुधरा हुआ है। आज यहाँ के व्यापारी पलायन नहीं करते हैं। आज यहाँ पे माँ बहनें, बेटियां निकलती हैं घर से तो उनके साथ कोई छोड़े छेड़खानी नहीं करते हैं। तो किसान आंदोलन का असर थोड़ा बहुत तो कहा जा सकता है कि है ही है, लेकिन हमें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर उस वेस्ट यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा है, जो इस चुनाव में 2022 के इलेक्शन में वो एक मुद्दा बना हुआ है वेस्ट यूपी में। खास करके बिल्कुल जो संगठित अपराधी थे, संगठित अपराध था, एनकाउंटर के द्वारा सरकार ने जिस तरह उसका सफाया किया, इसके अलावा जो माफियाओं ने जमीनें कब्जा की थी उसको सरकार ने बुलडोजर से ढहा के और कब्जे में लिया आपने। तो और युवाओं में खास करके इस तरह के काम पसंद किए जा रहे हैं, जो मैंने महसूस किया वहां जाने पे। और लॉ एंड ऑर्डर हमें लगता है कि वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है वेस्ट यूपी में। चलिए, क्योंकि बाहुबली भी वहां से इलेक्शन लड़ रहा है, हमने जिक्र किया था कि नाहिद हसन, योगेश वर्मा, ये समाजवादी पार्टी के कैरोना
और हस्तिनापुर के बाहुबली हैं जो लड़ रहे हैं, जिनकी धमक है और वो चुनाव भी जीतते आ जाते हैं। तो मैं पूछूंगा कि क्या ये जो बाहुबलियों का मामला है वो क्या भाजपा के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि बाहुबली के खिलाफ तो बीजेपी रही है और जनता में भी उनके प्रति अपने क्षेत्र में भले ही वो समर्थन पाते हो, लेकिन पूरे अगर राज्य की बात करें तो बाहुबलियों के खिलाफ आम जनता रहती है। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, बाहुबली के पक्ष में या खिलाफ में दोनों वर्ग रहता है। ये तो पक्ष में इसलिए रहता है कि जो बाहुबली माननीय होते हैं वो जनता जनार्दन का काम बहुत आसानी से करा देते हैं। क्षेत्र के लोगों को छोटी मोटी समस्याओं का निस्तारण वो तुरंत करा देते हैं, तो उसके समर्थक भी पैदा होते हैं। और दूसरा देखिए, राजनीति में अब एक बदलाव आ रहा है कि जो भी बाहुबली हैं, माफिया हैं, धीरे धीरे किनारे किए जा रहे हैं। पार्टियां अब टिकट देने से भी धीरे धीरे कतरा रही हैं, या मीडिया में भी अब वो खबरें चलने लग रही हैं कि फलाने पार्टी ने इस माफिया को इतने टिकट दिया। तो अब राजनीति में जिस तरह की सादगी होती है, और कोरोना के बाद से देखिए प्रचार प्रसार का जिस तरह से सादगी से अब सारी चीजें होने लगी, डिजिटल होने लगा, तो आने वाले समय में माफियाओं का राजनीति से अब विदाई तय है। बिल्कुल। तो चलिए ये मानते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है ये कम से कम लॉ एंड ऑर्डर और गुंडागर्दी के खिलाफ, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के पक्ष में और गुंडों के खिलाफ ये मतदान माना जा सकता है। लेकिन सवाल है कि जो बाकी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद के जो मतदान होंगे, बीजेपी की जो रणनीति है और जो सपा की रणनीति है वो किस ढंग से काम करे, क्योंकि जातिवाद है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्षेत्रवाद है इसमें भी शक नहीं, क्या लेकिन राष्ट्रवाद और जो धर्म का मुद्दा है वो इसमें कितना असर कर रहा है? देखिए, जिस तरह जातिवाद है उसी तरह धर्म भी है, और कहीं न कहीं से आप फेज वाइज जैसे बढ़ेंगे तो राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, विश्वनाथ धाम का जिस तरह से इन लोगों ने जीर्णोद्वार किया है, वो सारी चीजें फेज वाइज आपको राजनीति में देखने को मिलेंगी। और जातिवाद राजनीति में एक ऐसा विषय है राघवन जी, जिसको हम अब नकार नहीं सकते हैं। जब टिकट देना रहता है तभी हम यही देखते हैं कि हम जिसको टिकट दे रहे हैं उस वर्ग का कितना वोट है या अन्य वर्ग से कितना वोट ला सकता है। बिल्कुल। तो जातिवाद को राजनीति से हटाना बहुत कठिन है। बातों से हटाया जा सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जब क्रियान्वयन करने की बात आएगी तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। लेकिन आप फेज वाइज जैसे बढ़ेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। वो अंतिम चरण, 7वें चरण तक लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल, मैं लौटता हूं। हमारे साथ आप फोन पर बने रहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर भी भारती जी हैं। भारती जी, आप पूरे चुनाव को, जाहिर है कि बीजेपी के साथ बहुत कड़ा मुकाबला है, भाजपा बहुत संगठित है, उनके साथ राष्ट्रीय नेतृत्व माने केंद्र सरकार भी है, संघ भी है और धार्मिक मुद्दे भी हैं। समाजवादी पार्टी को धार्मिक मुद्दों पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, राम मंदिर की बात करें या बाकी की बात करें। तो इस बार इन पहले चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा के इन मुद्दों का किस ढंग से मुकाबला कर रही है? भारतीय जनता पार्टी से तो जनता मुकाबला कर रही है, और इनके जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान सांसद है, वर्तमान मंत्री है, जनता उनको उनके क्षेत्र में ही नहीं घुसने दे रही है। यह बता रहा है कि जनता कितनी प्रताड़ित हो चुकी है और जनता इनकी धोखेबाजी से त्रस्त है और अब इन पे विश्वास नहीं कर रही है, इसीलिए इनको क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो या अन्य मंत्री और सांसद हो, कोई भी हो, दिनेश शर्मा जी का भी विरोध हुआ कई क्षेत्रों में। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता, छोटा नेता, कोई भी अपने क्षेत्र में घुसने में कामयाब नहीं हो पा रहा। इसलिए इनके वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी मौसम का बहाना देते हुए अपनी बिजनौर की रैली जो है वो निरस्त करी थी, ये कहते हुए कि मौसम खराब है। जबकि आप मीडिया के साथियों ने और अन्य लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बात को जाहिर किया कि वह अच्छा खासी मौसम था, धूप निकली हुई थी, किसी तरह कोई मौसम में खराबी नहीं थी। तो ये दिख रहा है कि कितने इनके ऊपर हावी हो चुकी है जनता, कि जिसको इन्होंने झूठ बोला था, धार्मिक उन्माद फैला करके धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का जो काम किया था, होली दिवाली में बिजली आपूर्ति की झूठी बातें करी थी, कब्रिस्तान और शमशान की झूठी बातें करी थी, वो जनता ने इस कोविड काल में देखा कि ना ये शमशान में सही व्यवस्था दे पाए, ना ये कब्रिस्तान में सही व्यवस्था दे पाए, और उसी की नाकामयाबी दिख रही है। ये झूठ बोलने के इतने निम्न स्तर तक पे पहुंच गए, इन्होंने ये तक हलफनामा दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई भी मजदूर पैदल नहीं चला पूरे देश भर के अंदर। तो ये झूठ गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार देख रहा है और इनसे सवाल पूछ रहा है क्षेत्र में। भारती जी, मेरा सवाल यह है कि झूठ का राजनीति का चोली दामन का साथ है। हर पार्टी झूठ के बगैर राजनीति कर नहीं सकती, लेकिन मेरा सवाल यह था कि जो धर्म के मुद्दों पर बीजेपी बढ़त बनाती थी,
राम मंदिर का मुद्दा उसके साथ है, उसके साथ ये भी है कि किस तरह से उसने 370 धारा हटाई थी, किस तरह से वो मथुरा की बात कर रहे हैं, सपा को भी मथुरा की बात करनी पड़ी है। आप उसको किस ढंग से फेस कर रहे हैं, ये मेरा सवाल था। राघवेंद्र जी, धर्म की कोई बात ही नहीं है चुनाव में। जनहित की बात है, आज आदमी को रोजी रोटी की बात है, खाने पीने की बात है, सुरक्षित माहौल में रहने की बात है। हमने सरकार में रहते हुए डायल 100 जैसी सुरक्षित व्यवस्था दी थी कि पुलिस किसी तीव्रता से पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने क्या किया? हाथरस जैसी घटनाओं को अंजाम दिया, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को संरक्षण दिया, और जब चुनाव की बात आई तो हमने चीरहरण का कारनामे देखे इन लोगों के कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया इन लोगों ने। तो जनता ये सब चीजें देख रही है। हमारा मुकाबला किसी धर्म से नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आड़ लेती है कि अगर धर्म सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी से सुरक्षित है, देश अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी से सुरक्षित है। ये आड़ लेने वाली बात है, जबकि आपकी बात के साथ कि धर्म मध्य प्रदेश में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा अयोध्या में किस तरीके से जमीन घोटाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मौका दूंगा आपको बहुत सारी बात करने का, कोई दिक्कत नहीं है, समय की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा जुड़ गए। उमेश जी, आपने सुना होगा सपा के प्रवक्ता भारती जी को, इसके पहले सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी, और लखनऊ के पत्रकार राघवेंद्र सिंह को भी। आपको क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो किस दिशा की तरफ जाता हुआ लग रहा है? उमेश जी। अब मैं बाकी के मित्रों को तो नहीं सुन पाया हूं, पर समाजवादी पार्टी के मित्र को मैंने जरूर सुना है जी। और आपके लिए वही पर्याप्त है। जी जी, धन्यवाद जी। मैंने समाजवादी पार्टी के मित्र को जरूर सुना है और मुझे लग रहा है कि छलनी सुपड़े से कह रही है कि तुझ में बहुत छेद है। जिन्होंने राज्य का जो अधिकृत रूप से सरकार का व्यापार था वो पकड़ घोषित कर दिया था, जिनके राज्य में गुंडागर्दी जो है वो चरम पर हुआ करती थी, जिनके राज्य के अंदर जिनकी सरकार के चलते गैंगवार और माफिया जो है वो इतना हावी हो गया था कि आम जनता का जनजीवन त्रस्त हो गया था। ऐसे लोग मुझे लगता है कि जब सुचिता की बात करते हैं और कानून व्यवस्था की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगलियां उठाते हैं तो हैरत भी होती है और आश्चर्य भी होती है। खैर, हमें समाजवादी पार्टी का चरित्र मालूम है। समाजवादी पार्टी की जो टोपी है वो इस प्रकार की टोपी है कि वो जो हर खाने में फिट करी जा सकती है। खैर, वो आज का विषय नहीं है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात का पक्षधर नहीं रहता हूं कि अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना करने में चैनल के बहुमूल्य समय को नष्ट करूं। मैं अपनी पार्टी की सकारात्मकता को वर्णित करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार का सुशासन दिया है, जिस प्रकार का एक भयमुक्त वातावरण दिया है, जिस प्रकार से वहां पर एक शांति के वातावरण का निर्माण करा है, और केवल शांति और कानून व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, मुझे लग रहा है कि आधारभूत विकास की दृष्टि से भी योगी आदित्यनाथ जी, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकारों के अभी तक का जो इतिहास है उसके अग्रगण्य 2, 4, 5 जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें योगी आदित्यनाथ जी की भी गणना की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने कब कहा कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मित्र अभी हम पर आक्षेप कर रहे थे कि हम धर्म के आधार पर विभाजित करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते। ये हमारा कभी वैचारिक अधिष्ठान रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल से लेकर अभी तक और पूर्ववर्ती जनसंघ से लेकर आज तक हमारा वैचारिक अधिष्ठान जो है वो विशुद्ध रूप से, ये जरूर है, मैं ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करता हूं कि हमारे वैचारिक अधिष्ठान में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, और हम जो राजनीति करते हैं वो राजनीति देश, धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई राजनीति हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। अगर उसको हिंदू मुसलमान माना जाता है तो ये विश्लेषित और आकलित करने वाले अपने लोगों का अपना दृष्टिकोण है। इस समय तो मुझे लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे राज्य की स्थापना करने में सफल हुए हैं पिछले 5 वर्ष में, जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार की जो छवि बन गई थी, केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया के अंदर अगर राज्यों की नाम आता था और उत्तर प्रदेश बिहार का नाम आता था तो स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता था कि कोई आपराधिक क्षेत्र का नाम लिया जा रहा है। तो ये जो अपराध मुक्त एक उत्तर प्रदेश की कल्पना योगी आदित्यनाथ जी ने करी थी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत कठोरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, और हमने उसमें वोटों की लाभ हानि को भी राजनीतिक दांव पर लगाया। उमेश जी, समय पर आरोप भी लगा है, हम पर आरोप भी लगा के हमने। उमेश जी, समय आप चूंकि देर से संपर्क हमारा हो पाया, समय हमारे पास अब आखिरी दौर की बातचीत है, सिर्फ 3 मिनट का समय बचा हुआ। मैं बाकी साथियों से पूछ लेता हूं। सौरभ मालवीय जी, जो बात उमेश जी कह रहे हैं कि पूरा बीजेपी ने 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया है, राघवेंद्र सिंह भी इस बात को बोल रहे थे जो लखनऊ के पत्रकार है, आपको लगता है कि ये जो कानून व्यवस्था का मामला है ये चुनाव जीतने में कितना मददगार होगा? राघवेंद्र जी, बिल्कुल बात सही है।
विधानसभा का चुनाव, असेंबली इलेक्शन हमेशा लोकल इश्यूज पे लड़े जाते हैं। छोटे छोटे मुद्दे लोगों के बिल्कुल ही स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने, जो भी 2 बार तीसरी बार सरकार में आए हैं, उनके लोकल इश्यूज ही उनको सरकार में लाने में सफल हुए हैं। जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश की को नकारा नहीं जा सकता, ये सच है। टिकट वितरण में जात का बहुत बड़ा रोल है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यह एक नया ट्रेंड जो चला है, यानी 2000 हम कह सकते हैं 21वीं सदी में, ये जो जब से हम आईटी के तरफ बढ़े हैं, दुनिया विकास की तरफ देख रही है, तब से विकासवाद जो है परिवारवाद पे हावी हो गया है। तो परिवारवाद पर विकासवाद जब इसका मतलब बीजेपी परिवारवाद से लगटकर विकासवाद की तरफ जा रही है। समय का मैं 100% मुझे ऐसा लगता है स्थानीय मुद्दे, विकास और सुरक्षा और सुशासन, ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, यानी घर बिकाऊ है, हम हटा दिए समय का मैं मुझे भारतीय से भी बात करनी है। राघवेंद्र जी, बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपकी 2 टुक टिप्पणी, क्या इस पूरे मामले में विकास का मुद्दा हावी है या जातिगत मुद्दे चलेंगे? देखिए, 2 मुद्दे हैं। एक बहुत संक्षेप में इंटर इनकम्बेंसी हर गवर्नमेंट के खिलाफ रहती है, वो अलग बात है। लेकिन इस गवर्नमेंट की एक खासियत है कि भ्रष्टाचार इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। कोई विपक्ष में ये कहने वाला नहीं है कि ये सरकार बहुत भ्रष्टाचारी है, इसको बदलना है। जनता जनार्दन लॉ एंड ऑर्डर पा करके खुश है। कोरोना काल की जहां तक बात है, देखिए यूपी इकलौता ऐसा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के रूप में पाया पूरे भारत में, जो प्रदेश के हर जिले, हर कमिश्नरी का दौरा किया, गरीबों को उनको घर तक पहुंचाने की बात रही हो बसों से, या उनके घर राशन देने की बात रही हो, उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है। टीकाकरण में भी टॉप पे रहा है, वैक्सीनेशन में भी टॉप पे रहा है। तो ईज एंड डूइंग में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। तो कई बातें हैं उत्तर, इन सब मुद्दों को लेकर चलिए मैं पार्टी गई है मैदान में। जी, भारती से पूछता हूँ। भारती जी, एक बात मैं पूछूंगा, हालांकि वो आपकी पार्टी का जो मर्यादा है दलगत, वो आपको अनुमति नहीं देगी, लेकिन इस पूरे चुनाव में चूंकि आप सरकार में नहीं थे, इस पूरे 5 साल में कुछ 1-2 अच्छे काम किए जिनका आप उल्लेख कर सकते हो, साहस के साथ जरूर बताइए कि यूपी की सरकार ने, योगी की सरकार ने ये 2 काम, एक काम अच्छा किया था, बाकी 99 काम खराब किए थे। कुछ ऐसा कुछ बता पाए? इन्होंने केवल एक अच्छा काम किया है कि समाजवादी सरकार में जो काम चालू किए गए थे उनके फीते काटे हैं और अपना कोई काम नहीं जनता को दे पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। 5 साल में जनता का समय बर्बाद किया। दूसरा विशेष बात है जो आपके पत्रकार साथी और उमेश वर्मा जी ने भी कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मध्य प्रदेश से बैठ के उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश में बैठ के उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात आती है तो केंद्रीय सरकार के अधीन आता है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए, योगी सरकार में हुए। उसके बाद मानव अधिकार आयोग जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वो मानव अधिकार आयोग चलिए मैं एक चीज देश भर में किसी को दिए। एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत माफी ऑर्डर की बात करते हैं। कुलदीप सेंगर समय का साबित करने के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब कोर्ट ने न्याय दिया तब जाकर के न्याय मिल पाया पीड़िता को। तो ये लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ये है कि मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस लेते हैं, उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस लेते हैं। भारती जी, एक सवाल मेरा, दंगे कितने ज्यादा और कितने कम हुए, इस पर भी आप रोशनी डालें। करने वाले सत्ता में। दूसरी, सहारनपुर का दंगा अगर आपको याद हो, जिसमें एसएसपी को अपने घर के बाहर पीछे से सुरक्षा कर्मी को परिवार को निकालना पड़ता है। चलिए मैं पूछता हूं, न्याय मिल पाया क्या? बिल्कुल, क्या उत्तर प्रदेश के सांसद को चलिए आपकी बात पूरी, समय का मैं, उमेश जी आपने सुना भारती जी को, आपकी प्रतिक्रिया? उमेश जी, मुझे लग रहा है कि भारतीय जी एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के आंकड़ों से भी तुलना कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो है वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर एकदम से अपराध नियंत्रित हो जाएंगे ये भी संभव नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का अगर तुलनात्मक देखा जाएगा तो आप मान के चलिएगा कि 10-90 का अंतर मिलेगा। एक तो ये बात हुई है और आपने तो अपनी पूर्व की सरकारों को नाकाम बता दिया। भारती जी सुन लेते हैं उमेश शर्मा जी को सुन लेते हैं। समय खत्म हो रहा है, भारती जी प्लीज। चलिए, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 58 सीटों का मतदान अभी हो रहा है, जो चल रहा है। ये 58 सीटों के चुनाव परिणाम ये बताएंगे, मतदान का प्रतिशत ये बताएगा कि किस तरफ जाने की स्थिति में है उत्तर प्रदेश की राजनीति। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सौरभ जी आपका बहुत बहुत साधुवाद।
राघवेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उमेश जी आपका भी, और भारती जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पर हमारी नजर रहेगी कि किस तरह चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह चुनाव की दिशा यूपी को कहां लेके जाने वाली है। तो कुल मिलाकर IND24 में आज इतना ही। हम किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।